शुरू करें। हाँ सर। नमस्कार मित्रों, बाड़मेर के सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अध्यक्षीय कार्यकाल के दौरान लगभग मेरा चौथा ये दौरा है। कोरोना और कोरोना के बाद भी लगातार सीमावर्ती क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से रूबरू होना, और उससे पहले मैं अभी आदिवासी क्षेत्रों में द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद उनके बीच जनजाति भाइयों के बीच अभिनंदन के लिए गया था। अभी बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा, यहाँ मेरा मकसद पार्टी के कामकाज की समीक्षा है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संगठन है, सदस्यता के नाते भी, संविधान के नाते भी और कामकाज के नाते भी, और इसलिए अनेक गतिविधियां करते करते उनके कामों की समीक्षा। तो इसलिए आज मैं कोई बहुत बड़े राजनीतिक मकसद से नहीं आया। सामान्य तौर पर पार्टी का जो एक विशेष अभियान है अभी बूथ सशक्तिकरण का, उस पर पार्टी बहुत नीचे तक, धरातल तक ठीक तरीके से काम करे, और इसके लिए इस महत्वाकांक्षी अभियान में पार्टी के कार्यकर्ताओं को निरंतरता से जुटाए रखना ये प्राथमिकता रहती है। मुझे संतोष है कि जैसलमेर में 617 बूथों पर अच्छा काम हुआ है। उसी तर्ज पर यहाँ भी बाड़मेर की इकाई ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इन्होंने कुछ समय मांगा है। आने वाले इस महीने के भीतर इन्होंने आश्वस्त किया कि अगस्त तक पार्टी ये काम बाड़मेर में कर लेगी। हमारे जो 7 मोर्चे हैं वो पार्टी की ताकत है, और उन 7 मोर्चों की मंडल तक इकाइयां बन जाएं और वो 7 मोर्चे अपने अपनी भूमिका को ठीक तरीके से निर्वहन करें। इस नाते मोर्चों के कामकाज की भी समीक्षा की है। मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम जो पार्टी के प्रकोष्ठ हैं वो भी ठीक तरीके से काम करें। इस लिहाज से उन कामों की एक संक्षिप्त सी समीक्षा हुई है। कल मैं बालोतरा जिले के कार्यकर्ताओं से रूबरू होऊंगा, और जब हम लोग जाते हैं तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक और अन्य किस्म के संगठनात्मक काम भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वाकांक्षी अभियान पार्टी की तरफ से पूरे देश में, जिसको हम लोगों ने समर्थन किया है। सब जानते हैं कि आज़ादी के ये 75वां वर्ष है, अमृतकाल है, और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने के लिए, नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए, क्योंकि अभी जो पीढ़ी है उसमें हमारी पीढ़ी से लेकर एक 18 वर्ष के नौजवान को देश की आज़ादी का, उसने वो दृश्य देखा नहीं। उसको इतिहास में जिस रूप में पढ़ाया गया वही मान लिया गया, लेकिन ये आज़ादी देश के नाम और शहीदों के नाम है। पर किसी भी देश का तिरंगा उसका मान होता है, उसका सम्मान होता है, अभिमान होता है। और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी जितने केंद्र सरकार से लेकर दूसरे संगठन 9 तारीख से 15 अगस्त तक, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा, इसके लिए अलग जगाने का काम करेंगे। और खास तौर पर 13, 14 और 15 इन 3 दिनों पर भारत की हर छत पर तिरंगा हो। 20 करोड़ घरों तक ये तिरंगा फहराया जाए। राजस्थान में भी लगभग 50 लाख घरों तक तिरंगा फहराया जाए। तो हर घर तिरंगा ये अभियान का नाम है। उसमें केंद्र सरकार, बाकी सारे उपक्रम काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको अभियान के रूप में लिया है। और युवा मोर्चा कई जगह तिरंगा रैली निकालेंगे, कई दूसरे संगठन प्रभात फेरियां निकालेंगे, इसके बारे में जन जागरण करेंगे, और एक व्यापक तरीके से 15 अगस्त का दृश्य अनूठा होगा जब देश और प्रदेश की छत पर तिरंगे ही तिरंगे दिखेंगे। तो इस काम के लिए भी आज बाड़मेर के हमारे जिले के प्रमुख लोगों से, जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है। इस अभियान को मजबूती से अंजाम दें। बाकी पार्टी की और जो गतिविधियां की चर्चा हुई है, लेकिन आज विशेष तौर पर तो मैं पार्टी के कामकाज की समीक्षा के लिए आया हूँ। बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो स्वागत। सर, प्रदेश में गोवंश की स्थिति बहुत खराब हो रही है, लंपी स्किन डिजीज फैला है। क्या सरकार से इस बारे में कोई बात करेगी? विपक्ष क्या कर रहा है? मैं कल लोहावट था, तो मुझे, क्योंकि लोहावट के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने गया, उस दौरान मुझे वहां पर किसानों ने ही बताया। उसके बाद जैसलमेर में इस बात की चर्चा हुई। मैं प्रत्यक्ष रूप से बालोतरा में ऐसे कुछ साइट्स पे जाऊंगा जहां गौ माता को ये डिजीज हुई है। त्वचा का एक संक्रामक रोग है, जिसके बारे में कहा तो ये गया है कि इसका अभी कोई वैक्सीन या कोई रेमेडी अभी नहीं आई है, लेकिन सरकार की तरफ से इंतजाम बेहद कमजोर हैं। क्योंकि यहाँ जो पशुधन है 37 लाख पूरे प्रदेश में,
उसके इलाज के लिए, उपचार के लिए जो चिकित्सक हैं या सुविधाएं हैं वो नाम मात्र की हैं, और इसलिए ये जो बीमारी है इसको युद्ध स्तर पर करने की आवश्यकता है। मैंने मुख्यमंत्री को आज ही पत्र लिखा है और मैं जयपुर पहुंच के राज्यपाल से भी मुलाकात करूंगा कि इस बीमारी का पूरे युद्ध स्तर पर कोई निराकरण का उपाय राजस्थान की सरकार को करना चाहिए। मैं भारत की सरकार से भी, हमारे सक्षम लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इसके बारे में जितना जल्दी हो सके इसमें कोई न कोई मजबूत कदम उठाया जाए। भाई साहब, इस साल का आपका ये दूसरा दौरा है बाड़मेर जिले को लेकर, और आमतौर पे पहले आप प्रदेश अध्यक्ष हैं जो इतने जल्दी इस दौरे पर आए। बाड़मेर जिले में 7 विधानसभा की सीट है, फिलहाल बीजेपी के पास 1 है। तो ऐसे में पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है, और वर्तमान में आगे किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनावी समर को, क्योंकि आपकी पार्टी की 2 सीटें जो 5000 से कम अंतर में हारी थी। जी, देखिए 2023 को जीतने के लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। राजस्थान में जो 90 के बाद चुनाव हुए वो जनधारणा के आधार पर होते रहे, पब्लिक परसेप्शन के आधार पर, और लोगों के मन में धारणा हो गई कि एक बार बीजेपी आएगी, एक बार कांग्रेस आएगी। जनधारणा बीजेपी के पक्ष में है। दूसरा कारक है एंटी इनकम्बेंसी। मैं आपके समक्ष पहले भी इस बात को कह चुका हूं और उस पर कायम हूं कि किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये इतने बड़े प्रभावी मुद्दे जिसके कारण राजस्थान की जनता में बड़ा जन आक्रोश है। ये सरकार को बदलने के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं तीसरी बात पर आता हूं। मेरा ये दौरा या समीक्षा का काम या बूथ का सशक्तिकरण, हमारी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की ताकत की खूबियों के आधार पर आए। जो सीटें हम लोग बहुत कम अंतर से हारे या बहुत कम अंतर से जीते, या जो सीटें कभी नहीं जीते, या जिन क्षेत्रों में हमारा आधार कम है, हालांकि हम लोग 120, 163 और लोकसभा का आंकड़ा देखें तो 25 की 25 सीटों के साथ 176 विधानसभा पर हम लोगों ने बढ़त ली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी को कमल के चुनाव चिन्ह पर लोग वोट देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि इतनी सारी तैयारियों के बीच में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, लगभग 19 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इतने बहुमत के बाद भी हम चुनाव नहीं जीत पाए। 48 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां कभी जीते, एक बार जीते। तो उन सबको हमने आइडेंटिफाई करके और चिन्हित किया है। उसके लिए पार्टी के विधानसभाओं के प्रभारी लगेंगे जो उस पूरी विधानसभा में चुनाव न लड़ने वाले लोग होंगे, जो विधानसभा का फीडबैक देंगे और उस फीडबैक के आधार पर हम अपनी अंदरूनी तैयारी को और तेज करेंगे। कोशिश ये है, लेकिन मेरे को राजस्थान की जनता का जो मिजाज दिखता है, जो पार्टी की तैयारी, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2023 भारतीय जनता पार्टी का होगा। अच्छे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। जैसे आपने कहा सीटें कुछ आइडेंटिफाइड की, वैसे भी बाड़मेर जिले की भी सीटें। दूसरा सवाल, आज पार्टी की खबर आई कि 70 वर्ष से जो ऊपर व्यक्ति है उनको टिकट नहीं देंगे, पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएंगे। तो ऐसे में एक लंबी लिस्ट आई है। सतीश पुनिया जी की इच्छा है कि 70 से ऊपर वालों को टिकट नहीं जाए। ऐसे में अगर कम से कम 30 से 35 एमएलए हैं जिनकी टिकट कट जाती है। देखिए, मैं एक टॉक शो में था, वहां ये सवाल मुझसे पूछा गया। उसके जवाब में मैंने कहा था, उन्होंने कहा कि नए नेतृत्व को उभारने के लिए आपकी क्या मंशा है, क्योंकि मैं खुद युवा मोर्चे की राजनीति से आया हूं, उन सारी परिस्थितियों से गुजरा हूं। देश की राजनीति में भी अपेक्षाकृत नौजवान, ऊर्जावान नौजवान राजनीति में आए हैं, आते रहे हैं और भी आएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि नौजवानों को करियर के साथ राजनीति को अपनाना चाहिए। राजनीति में अच्छे काबिल लोग आए, उनको अवसर मिलना चाहिए। अवसर मिलने का एक तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिशा तय की है। जैसे उदाहरण के तौर पर पार्टी के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष अपेक्षाकृत 60-60 साल के बनते थे, जो आज मंडल अध्यक्ष 30 साल का है। यानी पार्टी ने एज को कम किया है, ये मैंने नहीं किया। दूसरा, प्रदेशों में जो फॉर्मूले तय हुए हैं उसमें एक मंशा, मेरी ओपिनियन थी, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हमारे जो नानाजी देशमुख थे, जनसंघ के नेता थे, उनसे जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति ले लूंगा और नौजवानों के लिए रास्ता मैं खोल दूंगा। स्वाभाविक सी बात है कि पीढ़ी बदल रही है, नए लोग आ रहे हैं, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत तौर पर राय भी है, कोशिश भी रहेगी कि नौजवान अधिकांश राजनीति में आए और पार्टी में उनको चुनाव लड़ने का अवसर मिले। मैंने सुझाव दिया है कि मेरी व्यक्तिगत राय है और मैं उस पर कमिटेड हूं कि मैं 70 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति ले लूंगा। मैंने अपने ऊपर लागू किया है, ये सुझाव मैंने पार्टी को दिया है, पार्टी को दूंगा।
पार्टी को तय करना है कि किस समय क्या फैसला करती है, लेकिन इस फैसले से इतना जरूर है कि नए लोगों को अवसर मिलेगा। अभी आप सर आम लोगों की जन सुनवाई कर रहे थे, इसी दौरान आपने कहा कि भाई विधानसभा के जो दावेदार है वो यहाँ बताए गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे भाई साहब लोग भी हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं लेकिन वो चुनाव के प्रत्याशी हैं और वो चुनाव में लड़ने की इच्छुक अभी हैं। तो कितने ऐसे लोगों ने उनको किया दावेदारी जाएगा, पेश किया, बारे में आपको किया कहना जाएगा। पड़ा फाइनली कि क्या भाई यहाँ मत आए। क्या होता है कि गीत तभी सुहाने लगते हैं जब ब्याह मंडता है। तो कई बार उतावलापन होता है राजनीति में, प्रशंसकों का भी, समर्थकों का भी, कार्यकर्ताओं का भी। तो जब समय आएगा तब सबके बायोडाटा भी लेंगे, सुनेंगे भी, पर्यवेक्षक भी भेजेंगे, सारी बात करेंगे। लेकिन कई बार उत्कंठा होती है, इसलिए मैंने इसको बुरा नहीं माना, मैंने उसको परिहास में ही कहा है। लेकिन इसकी एक व्यवस्थित रचना होती है टिकट की, किस समय मांगी जाए, कब दी जाए। तो एक सामान्य सा ही परिहास का ही काम था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस बार हम लोग कोशिश करेंगे अच्छी स्क्रीनिंग हो, अच्छे लोगों को मौका मिले। तो मंतव्य सिर्फ मेरा यही था कि दूसरी बात जो आपका सवाल था कि पार्टी के पद पे जो लोग हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन हमने कुछ लोगों को कहा है कि जिनकी केवल इच्छा ही चुनाव है तो उनकी जगह पार्टी कोई दूसरा विकल्प देख के पार्टी के कामकाज करें। बाड़मेर में ऐसा कुछ है क्या? बाड़मेर के जिला अध्यक्ष जी की पहले राइट हैंड में बैठे हैं। जो राइट हैंड में बैठे हैं, जो पहले शिवानाथ से और उसके बाद में चौहान इनसे इनकी इच्छा पूछ लेंगे, जो ये कहेंगे वही कर लेंगे। भाई साहब क्रिटिकल सीट जैसे आपने पहले बताया, तो बाड़मेर जिले में कोई ऐसी क्रिटिकल सीट जिसको आपने आइडेंटिफाई किया? वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मतलब क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि मैं कहूंगा कि हम इतनी सीटों पर जीतेंगे, तो आप पूछोगे कि हारने वाली सीटें कौन कौन सी हैं। भाई साहब ये चुनाव कौन से किसके चेहरे से लड़ा जाएगा? सीएम पद का उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? देखिए, जवाब सवाल पुराना है और जवाब भी पुराना ही है, लेकिन आप भाई साहब कम आते हैं ना प्रदेश अध्यक्ष के नाते, आपकी जिम्मेदारी क्योंकि आप संगठन के सर्वेसर्वा आप हैं। देखिए, क्योंकि सवाल इसलिए कि ये मीडिया के पूरे राजस्थान के हल्के में इसको चर्चा की जाती है, तो इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि ये उत्सुकता सबको रहती है, खासतौर पर मीडिया के भाइयों को तो ज्यादा रहती है। आप लोग कई बार किसी की दिवाली बिगाड़ देते हो। मेरा इतना ही कहना इसमें कि मेरे से बड़े वरिष्ठ नेताओं ने इसको पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि हमारा जो मिशन है वो 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पर काबिज करना। चेहरा क्या होगा इसके बारे में बहुत लोगों ने, सीनियर लोगों ने कहा कि मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम सबसे प्रमाणिक चेहरा है, सबसे प्रमाणिक नाम है। चौथी बात आती है कि प्रदेश में क्या होगा। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उसके लिए पार्टी के संसदीय दल अधिकृत है। वो जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, उसको पार्टी सहज रूप से स्वीकार करेगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी की अनुशासन भी है, मर्यादा भी है। जो पार्टी तय करेगी उसको स्वीकार करके सब आगे बढ़ेंगे। सतीश जी, 190 सीटों पर अब तक आप जा चुके हो, तो क्या ये 2023 की तैयारियों को लेके ये सारी चीजें चल रही हैं? देखिए, अब चुनाव, राजनीति और राजनीति का काम, जनता का काम, ये सब 24 घंटे का काम है। इसलिए लगता है क्योंकि अभी समय कम है, इलेक्शन का समय आ ही गया लगभग। अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव के बाद पूरा फोकस राजस्थान पे रहेगा। लेकिन दोनों ही पक्ष है कि हमें संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी उतना ही जागरूक होना पड़ता है। तो क्षेत्रों में जाने का मकसद ये है कि वहाँ क्षेत्र की समस्याएं, लोगों की पहचान, वहाँ के समीकरण, वहाँ की परिस्थितियां, वहाँ का भविष्य, इन पर सब पर चर्चा ही होती है। इसलिए मैंने जैसे कहा कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं 2023 के लिए। और मैं क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जाऊंगा तो वहाँ स्वाभाविक चर्चा होगी, मैं उससे इनकार नहीं करता। हम लोग संगठन की समीक्षा के साथ साथ चुनाव की तैयारियों के बारे में भी आकलन तो करते ही हैं। समीकरण कैसा लगा आपको जी, 2023 के चुनाव में बाड़मेर का समीकरण कैसा लगा? 2023 में बाड़मेर का समीकरण अच्छा रहेगा। बाड़मेर अभी न जीतने वाली सीटों में, लेकिन बाड़मेर हम जीतेंगे। सतीश जी, आपने आंकलन किया होगा, पार्टी 2023 में आपने करीब 190 सीटों पर गए हो, आप वहाँ के कार्यकर्ताओं से आपकी मुलाकात हुई है और सर्वे भी हुआ होगा, तो क्या मान के चल रहे हो कितनी सीटों पर भाजपा आने वाले समय? देखिए, मैं अभी मेरे प्रश्न के जवाब में मैंने कहा ही है कि हम लोग लोकसभा में 25 सीटें जीते थे, विधानसभा में हम 72 सीट जीते। लेकिन जब लोकसभा का ट्रेंड देखा तो हम लोग 176 सीटों पर हम लोगों ने बढ़त ली है। यानी बीजेपी के कमल के फूल को हारने वाली सीटों पर भी लोगों ने लोकसभा में जीता है। 176 सेगमेंट ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी जीती थी।
अब स्वाभाविक इसको टारगेट भी मान सकते हैं कि हमें 175 सीटें जीतनी है। ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, ये प्रतिबद्धता है, संकल्प भी है और हमारा मिशन भी है। सर ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसा बताया जाता है कि वसुंधरा सरकार ने 2018 के अंदर एक कोई आदेश लेकर आई थी और उसके बाद से लगातार जो ओबीसी के युवा है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और हाल ही में हरीश चौधरी जी ने भी कहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले पर पार्टी को कानूनी और संवैधानिक दायरे में अभी चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इस मुद्दे की बड़ी चर्चा है और मैं भी उसके बारे में उतना ही गंभीर हूं। लेकिन मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, पार्टी के फोरम पर इसकी बात करेंगे और फिर पार्टी कोई निर्णय लेगी। सर, एक निवेदन है, आज राजस्थान सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव की घोषणा कर दी है। जो एक गाँव की सरकार में नींव की सोसाइटी के चुनाव, लोग कहते हैं सोसाइटी के चुनाव लेकिन है नहीं, उसके बारे में पार्टी क्या रखता है? देखिए, 3 बड़े अंग हैं जिससे लोकतंत्र सबल और सक्षम होता है: पंचायती राज, शहरी निकाय और सहकारिता। सहकारिता एक बड़ा सेक्टर है जिसमें लाखों जीएसएस पूरे देश में काम करती है, राजस्थान में भी उसकी तादाद हजारों में है। लेकिन क्योंकि सामान्य तौर पर जो इसमें बहुत लंबे समय तक काम करते आते रहे लोग, वो इसी पर काबिज होते हैं। मुझे लगता है कि जो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है वो दूसरे प्रदेशों से हमें सीख लेकर इसको और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें जितने नौजवान लोग आएंगे, क्योंकि विकल्प के तौर पर पंचायती राज के लोग भी इसमें खूब आते हैं, जो गांव का नेतृत्व वो भी शरीक होता है, पर अभी भी यहाँ के सहकारिता मूवमेंट को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि इसमें लोगों को अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, वन साइडेड नहीं हो, एक तरफा नहीं हो, क्योंकि सत्ता की मंशा रहती है कि सब जगह वो काबिज हो जाए, उनके लोग काबिज हो जाए। तो यही अपील करूंगा कि इसमें निरपेक्ष लोगों को भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी पार्टिसिपेशन करके यहाँ अच्छा परिणाम देना चाहिए। मतलब एक आखिरी सवाल, बाड़मेर जिला आमतौर पर शांत था, लेकिन बाड़मेर रिफाइनरी जितने बड़े प्रोजेक्ट, उसके बाद से भूमाफिया और खनन माफियाओं का बहुत आतंक है और आए दिन इस तरीके की घटना हो रही, जिसको लेकर कांग्रेस के स्थानीय विधायक और जो जनप्रतिनिधि वो भी कहन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को कहाँ तक जाएगी, किस तरीके से करेगी? क्योंकि शांत कहने वाला जिला, यहाँ आए दिन इस तरीके की अपराध और इस तरीके के अवैध हथियार आ रहे हैं। एक और है कि बाड़मेर में बजरी का जो मामला चल रहा है, उसमें जो पक्ष है उसको मुद्दा बना रहा है और बीजेपी इसमें क्या कर रही है? देखिए, ये बात ठीक है कि बहुत सीमावर्ती सुदूर क्षेत्र है, शांतिपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ की शांति पर किसी की नजर नहीं लगे, लेकिन जहाँ व्यापारिक गतिविधियां होती हैं वहाँ अक्सर इस तरीके से धीरे धीरे अराजक तत्व भी आते हैं, वहाँ पर अशांति भी होती है और लोगों के व्यापारिक हित भी होते हैं, और वो वैध और अवैध दोनों किस्म के होते हैं। ये सरकार को तय करना है कि यहाँ पर किसी तरीके की अराजकता न हो और किसी तरीके का अवैध कारोबार नहीं हो, क्योंकि बाड़मेर सीमावर्ती होने के साथ साथ एक कॉरिडोर का भी हिस्सा बन गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है, क्योंकि पंजाब के जरिए और जो ड्रग्स का एक कॉरिडोर बना है उसमें बाड़मेर तक उसकी आंच आई है। उसके लिए मैं ज्यादा चिंतित हूँ कि कम से कम बाड़मेर को इन सब गतिविधियों से बचाया जाए। मैं पार्टी के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस तरीके के मुद्दे यदि सत्ता के खिलाफ होते तो उस पर मुखर होकर काम करें। सतीश जी, एक राजेंद्र बुढ़ा है, उनका बयान आया है कि उन्हें पैसों का ऑफर मिला था राज्यसभा चुनाव में 25 करोड़ का, और जिस समय सरकार थी उस समय अस्थिर होने के उस समय 60 करोड़ का। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि वो सरकार में मंत्री होने के नाते भी इस तरीके की बात? देखिए, अशोक गहलोत जी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरे हाथी जीम लिए थे। 6 जो बीएसपी के लोग थे उनको उन्होंने मर्ज कर लिया कांग्रेस में, जिसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। तो राज्यसभा के दोनों ही चुनाव के दौरान, सरकार की अस्थिरता के दौरान भी, कि कितनी क्या डील हुई होगी, ये सब पर्दे के पीछे है। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से अराजकता हुई, जिस तरीके से प्रशासन पंगु हुआ, पुलिस की नियुक्तियों में जिस तरीके से दखलंदाजी हुई, उसमें ऐसा लगता है कि ये सारे अनैतिक मापदंड कांग्रेस पार्टी ने ही सत्ता बचाने के लिए किए थे। धन्यवाद।